इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर सेकेंड देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 देखे थे, जो चैप्टर 1 का था। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के मॉडल सेट नंबर देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले क्लास 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके किरण पब्लिकेशन के मॉडल आंसर हम लोग की चर्चा कर रहे हैं और इस श्रृंखला में यह हमारा सेकेंड वीडियो है। अभी हम लोग हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर समय के साथ साथ जो भी अन्य सब्जेक्ट है उन सब के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा किया जाएगा। इससे पहले हम लोग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक के भी चर्चा किए हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी क्लास 12th के आर्ट्स सब्जेक्ट के जो भी विषय हैं उसमें हम लोग अलग अलग विषय के जो भी विषय हैं उन सब के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस की बात करें तो यह विशाख दत्त की रचना है। देखिए थी ना होकर यहाँ पे है होना चाहिए, विशाख दत्त की रचना है। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उनके गुरु थे और इनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक बुक लिखा गया और ये अर्थशास्त्र राजनीति के किताब है। बात करें मेगास्थनीज से तो इनसे क्वेश्चन पूछता इंडिका के बारे में। इंडिका नामक किताब की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। अब हम लोग मुद्रा राक्षस की बात करें तो याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस जो बुक है इस बुक में विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के जो राजा था उनको समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे, कैसे वह नंद वंश को समाप्त करके राज गद्दी प्राप्त किए थे। इन्हीं की चर्चा मुद्रा राक्षस किताब में है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट है, इस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये समुद्रगुप्त को दिया गया है। दो तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर होगा समुद्रगुप्त। या जो हमारे भारतीय इतिहासकार है वो भारतीय इतिहासकार इस हिसाब से पूछेंगे, यूरोप के नेपोलियन की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो यूरोप के समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? यहाँ पर फिर से सुनेंगे थोड़ा। क्वेश्चन पूछेगा यूरोप के समुद्रगुप्त किसे कहा जाएगा? तो नेपोलियन के। और भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसे दिया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नेपोलियन जो था, ये नेपोलियन का जन्म हुआ था 1669 ईस्वी में। ये बहुत समझे कि 1669 उस समय पैदा हुआ और उससे बहुत पहले समुद्रगुप्त था। यह गुप्त वंश के था, आज से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले, लेकिन ये मध्यकाल में जन्म लिए थे। इसलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना करना बहुत विद्वानों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बहुत सारे विद्वान जो भारतीय, खास करके जो भारतीय विद्वान है, भारतीय इतिहासकार है, उनका कहना है कि भारत के नेपोलियन करना अच्छा नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि यूरोप के समुद्रगुप्त कौन है? तो यूरोप के समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहेंगे। लेकिन आप लोग दोनों याद रखेंगे, क्वेश्चन किससे भी पूछा जा सकता है। फिर पूछा है कि बताइए भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त है, यह किसका कथन है? तो ये मुख्यतः विसेंट स्मिथ का कथन है। इस आदमी का नाम ध्यान रखेंगे, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने कहा है कि भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। याद रखेंगे, मगध था। और 16 महाजनपदों की चर्चा अंगुत्तर निकाय, ये ध्यान रखेंगे, अंगुत्तर निकाय और अंगुत्तर निकाय के साथ साथ भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है। बात करें अंगुत्तर निकाय की तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों की चर्चा है और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध का संबंध बिहार से है। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है?
यह कलिंग विजय काफ़ी पूछा जाता है। इसकी जो चर्चा है यह 13वें शिलालेख में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जीव बलि के बारे में कौन सा अभिलेख में लिखा गया है। तो प्रथम अभिलेख में जीव बलि के यानी कि पशु बलि की निंदा किया गया है। नेक्स्ट है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। धम्म महामात्रों के किसने नियुक्त किया। अशोक के द्वारा ये नियुक्त किए गए। क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक कब किए थे। तो याद रखेंगे अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महापात्रों की नियुक्ति किए थे। नेक्स्ट है अशोक किस वंश के शासक था। तो अशोक मौर्य वंश के शासक था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। हालांकि बहुत विद्वान स्वर्ण काल की परिभाषा अलग देते हैं, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भारत के स्वर्ण काल गुप्त काल को ही लगा के आएंगे। बहुत सारे इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण काल के दर्जा दिए हैं। उसमें से एक है वी.ए. स्मिथ। याद रखेंगे जो स्मिथ महोदय है वो गुप्त काल को स्वर्ण काल की दर्जा दिए हैं। इसके अलावे आर.सी. मजमूदार भी गुप्त काल को स्वर्ण काल की दर्जा दिए हैं। तो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा गुप्त काल को स्वर्ण काल की दर्जा दिया गया है, क्योंकि इनके समय में ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य सभी क्षेत्रों में विकास अच्छा खासा हुआ था, इसलिए स्वर्ण काल की दर्जा इसे दिया गया है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ये किए थे हरिसेन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा कौन सी लिपि में है। तो यह ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में। और इससे कौन शासक संबंधित है। तो इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। याद रखेंगे समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। लवणाध्यक्ष। टकसाल क्या होता है। तो जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होता है उसे टकसाल कहा जाता है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। बात करें पतंजलि के तो पतंजलि महाभाष्य लिखे। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा वान भट्ट के बारे में कहा जाए तो याद रखिएगा हर्षचरित। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हर्षचरित किनकी कृति है। तो वान भट्ट की। इसके अलावा कदाम्बरी हर्षचरित्र और कदाम्बरी ये दोनों रचना वान भट्ट के द्वारा किया गया है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। विशाख दत्त की बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम ये किनके द्वारा लिखा गया है। ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ये मौर्य वंश से जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र को लिखे कौन थे। अर्थशास्त्र को लिखे थे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं उनको। इनका को कौन लिखे थे। तो इनका को मेगास्थनीज लिखे थे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना 4वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अभी बताएं कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। और कौटिल्य के और भी नाम है जैसे कि विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। चाणक्य भी इन्हीं का नाम है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी कि कौटिल्य के अन्य नाम क्या है। तो कौटिल्य के अन्य नाम आपको चाणक्य मिलेगा और विष्णुगुप्त मिलेगा। बात करें वाल्मीकि के तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। मनु की बात करें तो मनु स्मृति लिखा गया है। और वेद व्यास के बारे में तो सब जानते हैं। वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया है। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को गण संघ कहा गया है। दुनिया के पहला गणतंत्र कौन था। तो याद रखें लिच्छवी गणतंत्र। क्वेश्चन पूछता है जी लिच्छवी गणतंत्र दुनिया के पहला गणतंत्र था। और वज्जी जो था यह पहला गण संघ था। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका मतलब है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ये बने होते थे आपको सोने के भी चांदी के और तांबे के। चांदी और तांबे दोनों के पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। अशोक द्वारा प्रसारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। तो यह सीरिया, श्रीलंका, जापान तीनों में प्रसारित हुआ था। ब्रिटेन में प्रसारित नहीं हुआ था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना
नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ये किया गया था उदयन के द्वारा। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। गंगा नदी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता, गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। तो गंगा, सोन, पुनपुन, इन तीनों नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ग्रंथ इनका की रचना किसने की थी। इनका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज किया था। मेगास्थनीज किया था। और ध्यान रखेंगे, मेगास्थनीज एक यूनानी व्यक्ति थे, यूनान के थे। इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग कहाँ के था? चीन के था, चीन के यात्री था इत्सिंग। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक के द्वारा धर्म की शुरुआत किया गया। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर स्वामी सत्य, अहिंसा, अपग्रह, अपरिग्रह, यहाँ पर दिया अपरिग्रह, और अस्ते, ये 4 सिद्धांत दिए थे। फिर इसमें पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। क्या जोड़े थे? ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। तो ध्यान रखेंगे, सत्य या सत्य के साथ साथ आपको कहीं पर दे देगा अमरीसा। तो सत्य या अमरीसा ये महावीर स्वामी दिए थे। अहिंसा दिए थे महावीर स्वामी ही। अपरिग्रह भी महावीर स्वामी दिए थे। इसके अलावा अस्त्य ये भी महावीर स्वामी दिए थे। जबकि ब्रह्मचर्य इसमें कौन जोड़े? तो ब्रह्मचर्य पार्श्वनाथ जोड़े थे। अपरिग्रह के मतलब क्या हुआ? इसे ध्यान रखेंगे, संपत्ति इकट्ठा न करना, यानी कि संपत्ति धन दौलत जमा न करना अपरिग्रह कहलाता है। ब्रह्मचर्य के मतलब क्या होगा? काम वासना पर काबू रखना, काम वासना पर काबू रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और एक होता है अस्त्य, चोरी न करना अस्त्य कहलाता है। ये सभी सिद्धांत शुरुआत में महावीर स्वामी दिए थे। ये ब्रह्मचर्य कौन जोड़ दिए? पार्श्वनाथ जोड़ दिए थे। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो अंग्रेज का यह फेमस नीति था, फूट डालो और शासन करो। यह शुरुआत में अजातशत्रु के द्वारा अपनाया गया था। वज्जी जो संघ था, देखिए वज्जी क्या था? एक संघ था। तो इस संघ को तोड़ने के लिए अजातशत्रु फूट डालो यानी आपस में लड़वाने के जो नीति था वो अपनाया था। नेक्स्ट है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक हर्यक वंश के काल में था। नेक्स्ट है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन जिले की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदामन अपने खर्चे से सुदर्शन जिले की मरम्मत करवाया था। हालांकि सुदर्शन जिले की मरम्मत बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया है, उसमें से स्कंदगुप्त भी आता है, अशोक भी आता है, लेकिन अपने खर्चे से करा है। तो अपने खर्चे जब भी आए तो यह होगा रुद्रदामन। ध्यान रखेंगे इससे 2 बात। जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखेंगे जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें सुदर्शन जिले के बारे में चर्चा किया गया है। और रुद्रदामन के जो दरबार में एक व्यक्ति थे सुविशाख, ये भी ध्यान रखेंगे, सुविशाख। इसी सुविशाख के द्वारा सुदर्शन जिले का निर्माण कराया गया। रुद्रदामन कौन थे? तो रुद्रदामन एक शक राजा थे, शक राजा रुद्रदामन था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? अभी बताएं, गंगा, सोन, पुनपुन तीनों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ये स्कंदगुप्त को जाता। स्कंदगुप्त अभी बताए हैं कि जो स्कंदगुप्त थे, इस स्कंदगुप्त के द्वारा भी सुदर्शन जिले का मरम्मत करवाया गया था। स्कंदगुप्त के जो प्रांतपति थे, ये प्रांतपति थे चक्रपालित, और चक्रपालित को ही आदेश दिए स्कंदगुप्त, और यही चक्रपालित सुदर्शन जिले की मरम्मत करवाए थे। तो सुदर्शन जिले की मरम्मत बहुत लोग के द्वारा करवाया गया था, उसमें से ये भी है स्कंदगुप्त। काफ़ी ज़्यादा यह ताकतवर राजा थे। गुप्त वंश के अंतिम जो महान शासक थे ये स्कंदगुप्त ही थे, जो हुन को पराजित किए थे। हुन क्या था? तो एक बर्बर जाति के लोग होता था, एक कबीला होता था जिनका काम था लूट पाट करके अपना जीवन यापन करना। नेक्स्ट है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? देखिए ये भारतीय दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के जितने भी इतिहासकार हुए हैं वो इतिहासकार जो तुलना किया गया है वो तुलना को सही तरीक़ा से किया गया है। क्योंकि समुद्रगुप्त बाद में पैदा हुए थे, और समुद्रगुप्त पहले पैदा हुए थे, नेपोलियन बाद में पैदा हुए थे। इसलिए यूरोप के जो समुद्रगुप्त है वह नेपोलियन को दरा देते हैं। जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, ये फ्रांस के राजा थे, फ्रांस के राजा थे। ये सन 1804 में फ्रांस के राजा बना था, 1804 में। तो इनका समय काल बहुत बाद में आया,
उनसे बहुत पहले समुद्रगुप्त का था, इसलिए यूरोप का समुद्रगुप्त कहना सही बनेगा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? नेपोलियन। मुसोलिनी कहाँ का था? मुसोलिनी इटली का था। बिस्मार्क कहाँ का था? तो बिस्मार्क जर्मनी का था। जर्मनी का एकीकरण कौन करवाया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और बात करें हिटलर के, तो हिटलर जर्मनी के भी था। हिटलर जो था ये जर्मनी के था। सन 1889 में हिटलर पैदा होता है और 1945 में ये खुद को गोली मार के आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका था? यह सातवाहन काल। सातवाहन काल के प्रथम अभिलेख मिलता है जो भूमि अनुदान से संबंधित है। सातवाहन की स्थापना की बात करें तो 60 ईसा पूर्व 60 BC में सातवाहन की स्थापना किया। कौन किया? तो सिमुक ने किया। राजा सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना किया गया। ये सातवाहन सीसा के सिक्का ढाले थे। क्वेश्चन पूछता है सीसा के सिक्का कौन चलाए थे? सातवाहन चलाए थे। और ये खास विशेषता यह था कि सातवाहन लोग मातृसत्तात्मक था, यानी इनके राजा अपने नाम के आगे अपनी माता के नाम लगाते थे। नेक्स्ट है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? ये प्रथम अभिलेख ईरान यानी कि सागर के अभिलेख में मिला, ईरान अभिलेख। नेक्स्ट है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो अशोक के बेटा के नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को ये श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया था? ये किए थे देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अगला है, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? यह स्तंभलेख। स्तंभलेख सबसे अच्छा नमूना है। नेक्स्ट है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आए थे फाहियान। देखिए बहुत सारे चीनी यात्री भारत आए थे, वेनसांग, इसिंग, फाहियान सब आए थे, लेकिन बात हो रहा गुप्तों काल में तो कौन आया था? फाहियान आया था। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका कौन लिखे? मेगास्थनीज इंडिका लिखे हैं। अगला है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है हमको। किससे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से, ध्यान रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति से। नेक्स्ट है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा जाता है। तो नवरत्न से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग 2-3 के नाम याद रखेंगे, जैसे वराह मिहिर। वराह मिहिर नाम याद रखेंगे। वराह जो मिहिर है ये उसी नवरत्न में से एक थे, काफ़ी विद्वान है। कालिदास के नाम तो सब लोग सुने होंगे। कालिदास, मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतु संहार, ये बहुत सारे रचना इनके द्वारा लिखा गया है। तो वराह मिहिर, कालिदास, इसके अलावा और भी बात करें तो अमर सिंह याद रखेंगे। अमर सिंह इन्हीं के नवरत्न में से एक थे। एक बहुत बड़े चिकित्सक थे धनवंतरी। तो धनवंतरी का संबंध भी किससे है? धनवंतरी का संबंध भी इन्हीं का नवरत्न में से है। तो 5-6 के नाम याद रखेंगे, जैसे कि वराह मिहिर हो गया, कालिदास हो गया, अमर सिंह हो गया, शंकु हो गया, छपनक हो गया, घटपड़कर हो गया और धनवंतरी हो गया। इन सबके नाम ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम का रचनाकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया, कालिदास के द्वारा। तो कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये सभी कालिदास की प्रमुख रचना है। बात करें अश्वघोष के तो याद रखिएगा बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। आगे की बात करें तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? इनका शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया, अशोक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। देवा नाम प्रियदर्शी, अशोक के एक अभिलेख है जिसमें कहा गया देवा नाम प्रियदर्शी, इसलिए साबित होता है कि प्रियदर्शी का संबंध किससे है? अशोक से है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया? एक रहा राष्ट्रकूट। इसका मेन शासक कौन था? तो मेन शासक दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। इसमें से आपको 18 नहीं लेकिन कुछ याद रखना होगा, जैसे वायु पुराण याद रखना होगा। वायु पुराण में आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। इसके अलावा आप लोग विष्णु पुराण याद रखिएगा। विष्णु पुराण
ये जो विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलता है। और मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण से किसकी? आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलता है। आंध्र सातवाहन, ये तीनों पुराण से याद रखें क्योंकि तीनों पुराण अलग अलग राजवंश की जानकारी देता है। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ये पाकिस्तान में स्थित था, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी, अशोक ने की थी। इस तरीक़े से हमारा पूरा सेकेंड जो चैप्टर के सेट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग थर्ड पार्ट की चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि मेरे द्वारा 12th क्लास के जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उस सबके क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दिया गया है। तो अलग अलग सब्जेक्ट की आपको 2011 से लेकर के कोई आपको 2021 से मिलेगा, कोई मिलेगा आपको 2013 से मिलेगा। तो अलग अलग विषय के क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया गया है। एक बार उसे देखने के बाद आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने आप ही आ जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।